Hello everyone, I am Soumya and welcome back to my YouTube channel with Education। आज हम स्टार्ट करते हैं हमारा लाइट का जो चैप्टर चल रहा था उसका पार्ट 2 दैट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो आज हम देखते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, अब रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता क्या है? व्हाट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट? तो क्या होता है कि जब लाइट जो है वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में पास करता है, लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में पास करता है, तो अभी पास कैसे करता है? ऑब्लिकली। ऑब्लिकली मीन्स तिरछा पास करता है। तो जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ऑब्लिकली पास करता है तो लाइट का डायरेक्शन जो है वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है। ठीक है, लाइट का डायरेक्शन थोड़ा सा चेंज हो जाता है। तो वो जो चेंज होता है लाइट का डायरेक्शन, इसी को बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। मीन्स क्या हुआ, जैसे मान लो कि ये हमारा एक मीडियम है, मान लो ये एयर एक मीडियम, ये है वाटर दूसरा मीडियम। ठीक है, तो क्या होगा, लाइट क्या करेगा, जैसे लाइट आया यहां से लाइट आ रहा है, ऑब्लिकली इस पर लाइट आया, इस तरह से लाइट आ रहा है, और फिर क्या होता है कि लाइट तो आया और जैसे ही वो इस मीडियम में आता है तो इस मीडियम में आने पर ये हल्का सा बेंडिंग इसमें हो जाता है। इस मीडियम में आने पर हल्का सा बेंडिंग हो जाता है। तो ये जो बेंडिंग हुआ लाइट का, लाइट आता है और जैसे ही इसका मीडियम चेंज होने लगता तो इसमें थोड़ा सा बेंडिंग हो जाता है, मीन्स इसका डायरेक्शन चेंज हो जाता है। तो ये जो डायरेक्शन चेंज हुआ, मतलब लाइट ऐसे आ रहा था वो इधर से ऐसे गया, तो ये जो डायरेक्शन चेंज हुआ इसी को बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्या बोलते हैं इसको? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, अब देखो, अब लाइट यहां से, ये जो लाइट इंसिडेंट हुआ यहां तक, ये हो गया ए ओ बी। तो ये जो लाइट यहां से यहां तक, ये जो इंसिडेंट हुआ, जो लाइट से किसी मीडियम पर आकर पड़ा, ये जो इंसिडेंट हुआ इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे। ठीक है, ये जो यहां से यहां ये जो आया इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे। और इस मीडियम पर आने पर क्या होता है, ये बेंड हो गया, इसका डायरेक्शन चेंज हो गया, यानी ये रिफ्रैक्ट हो गया, तो इसको बोलते हैं रिफ्रैक्टिव रे। अब इंसिडेंस एंगल और रिफ्रैक्टिव एंगल क्या होता है? तो ये देखो, ये नॉर्मल है। नॉर्मल क्या होता है? ये नॉर्मल है, परपेंडिकुलर लाइन एक होता है जिसको बोलते हैं नॉर्मल। तो ये नॉर्मल से इंसिडेंट रे जितना एंगल बनाता है, नॉर्मल से इंसिडेंट रे जितना एंगल बनाता है उसको बोलते हैं इंसिडेंस एंगल। ठीक है, नॉर्मल से इंसिडेंट रे जितना एंगल बनाता है उसको बोलते हैं इंसिडेंस एंगल, जिसको हम आई से डिनोट करते हैं। ठीक है, जिसको हम लोग आई से डिनोट करते हैं। और रिफ्रैक्टिव रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाता है उसको बोलते हैं रिफ्रैक्टिव एंगल। इसको क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्टिव एंगल। और इसको डिनोट करते हैं आर से। अब देखो, रिफ्लेक्शन में हमने क्या पढ़ा था कि रिफ्लेक्शन में जो इंसिडेंस एंगल जो होता है वो रिफ्लेक्टिव एंगल के बराबर होता है, बट यहाँ पर इंसिडेंस एंगल रिफ्लेक्टिव एंगल के बराबर नहीं होगा। यहाँ पर या तो ये रिफ्रैक्टिव एंगल या तो इंसिडेंस एंगल से छोटा होगा या बड़ा होगा, वो कभी बराबर नहीं होगा। ठीक है, तो ये चीज होता है यहाँ पे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब कहता है कि रिफ्रैक्शन होता क्यों है, कैसे होता है रिफ्रैक्शन? तो रिफ्रैक्शन क्या होता है कि जब हम जब लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में पास करता है, या फिर लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में पास करता है, जिसकी वजह से लाइट का जो स्पीड है उसमें चेंज आ जाता है। ठीक है, लाइट जब रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम या डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में लाइट पास करता है तो लाइट के स्पीड में चेंज आ जाता है, और स्पीड में चेंज आने की वजह से ही रिफ्रैक्शन होता है। ठीक है, स्पीड में चेंज आने की वजह से ही रिफ्रैक्शन होता है। जैसे मान लो ये जो एयर है, एयर कैसा है? रेयर मीडियम है, ऑप्टिकली रेयर मीडियम। एयर कैसा होता है? ये एयर ऑप्टिकली रेयर मीडियम है। किसके कंपैरिजन में?
वाटर के कंपैरिजन में। वाटर क्या हो गया? ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। हम रेयर और डेंसर कैसे पहचानेंगे? एक दूसरे के कंपैरिजन में। मान लीजिए एयर क्या है? वाटर के कंपैरिजन में ये ऑप्टिकली रेयर है और वाटर एयर के कंपैरिजन में ऑप्टिकली डेंसर है। अब ऑप्टिकली रेयर और ऑप्टिकली डेंसर किसको बोलेंगे? तो जैसे लाइट जिसमें जितना स्पीड से गया, ठीक है, मान लो देखो एयर में लाइट का स्पीड ज्यादा होता है, वाटर में लाइट का स्पीड कम हो जाता। तो लाइट का स्पीड जिसमें ज्यादा होगा वो रेयर होगा और जिसमें कम होगा वो डेंसर होगा, ठीक है। तो क्या हुआ कि लाइट जब रेयर ऑप्टिकली रेयर मीडियम से ऑप्टिकली डेंसर मीडियम में जाता है या ऑप्टिकली डेंसर मीडियम से ऑप्टिकली रेयर मीडियम में जाता है तो उसका स्पीड चेंज हो जाता है। तो स्पीड चेंज होने की वजह से रिफ्रैक्शन होता है, ठीक है। ये चीज समझ में आ गया कि स्पीड चेंज होने की वजह से ही रिफ्रैक्शन होता है। तो इस चीज को अच्छे से नोट कर लो। चलो चलो आप देखिए इसका एग्जाम्पल देखते हैं। एक ग्लास स्लैब वाली, ये तो हो गया कि एयर और वाटर में रिफ्रैक्शन जो था वो चीज़ हमने देखा, ठीक है, नोट कर लिया आपने। चलो इसको रब करते हैं। देखो ग्लास स्लैब एक लेते हैं, ये है, ये क्या है? ये है ग्लास स्लैब। अब देखो अब इसमें रिफ्रैक्शन कैसे होगा? इधर एयर है, इधर भी एयर है, अब क्या हुआ? मीडियम चेंज हो रहा है। एयर से लाइट ग्लास स्लैब में जाएगा, तो एयर से लाइट जब ग्लास स्लैब में जाएगा तो मीडियम चेंज हो जाएगा। तो मान लो ये एयर से लाइट आ रहा है ग्लास स्लैब में, मीडियम चेंज हुआ, चेंज होकर थोड़ा सा इसमें बेंडिंग हो गया। अब फिर क्या हुआ कि अब इस ग्लास स्लैब से वापस से एयर में आएगा, तो फिर मीडियम चेंज हुआ, फिर हल्का सा इसमें बेंडिंग हो गया। ठीक है, क्या हुआ? एयर से ग्लास स्लैब में आया, थोड़ा सा बेंडिंग हो गया, फिर ग्लास स्लैब से एयर में आया तो फिर से बेंडिंग हो गया। मतलब जैसे जैसे मीडियम चेंज हो रहा है वैसे वैसे बेंडिंग हो रहा है। ग्लास स्लैब अलग मीडियम है जो कि थोड़ा सा डेंसर होता है और ये रेयरर होता है, ठीक है। एक चीज और ध्यान देना, इसका नॉर्मल देखो, ये इसका नॉर्मल हो गया, ये इसका नॉर्मल हो गया, ठीक है। अब देखो ये जो लाइट अगर सीधे पास करता तो ये कैसे जाता? इस तरह से जाता ना। मतलब ये जो रिफ्रैक्टिव, ये जो लास्ट वाला जो इमर्जेंट रे, देखो यहां से ये हुआ इंसिडेंट रे, यहां पर रिफ्रैक्ट हुआ तो ये हो गया रिफ्रैक्टेड रे। उसके बाद ये इमर्ज हो गया, बाहर निकल गया, तो ये हो गया इमर्जेंट रे। ठीक है, ये एंगल बनाया आई, ये एंगल बनाया आर, ये एंगल बनाया ई। अब एक चीज याद रखना, एंगल आई और एंगल ई मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमर्जेंस, ये क्या हुआ? ये है एंगल ऑफ इमर्जेंस। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमर्जेंस हमेशा बराबर होता है, क्योंकि देखो अगर ये डायरेक्ट पास करता तो ये इस तरह से, ये जो इमर्जेंट रे है और ये जो रिफ्रैक्टेड रे है,
मतलब इंसिडेंट रे है, इस ये क्या है, ये पैरेलल है ना, देखो यहाँ पे ये पैरेलल है, तो पैरेलल होने की वजह से ये जो लाइन, ये जो एंगल ई और एंगल आई बराबर होगा। मीन्स हम कह सकते हैं कि इंसिडेंस रे जो है, इंसिडेंस एंगल और इमर्जेंट एंगल बराबर होता है। इंसिडेंस एंगल और इमर्जेंस एंगल बराबर होता है, एंगल ऑफ इमर्जेंस और एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर होता है, ठीक है। लेकिन एंगल ऑफ इमर्जेंस और एंगल ऑफ इमर्जेंस एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ये बराबर नहीं होगा। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन और एंगल ऑफ इमर्जेंस बराबर नहीं होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमर्जेंस बराबर होगा, ठीक है। अब देखो ये क्या हुआ, अगर लाइट ऐसा सीधे जाता तो यहां से जाता, लेकिन ये थोड़ा सा डिस्प्लेस हो गया। कैसा डिस्प्लेस, लैटरली डिस्प्लेस, ये इधर होता लेकिन ये लैटरली डिस्प्लेस हो गया, तो ये जो लैटरल, ये जो है इसको बोलते हैं लैटरल डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलते हैं इसको, लैटरल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। ये हो गया लैटरल डिस्प्लेसमेंट। तो ग्लास स्लैब में कैसे होता है ये चीज अच्छे से समझ में आ गया। क्या हुआ, इंसिडेंस रे यहाँ पर पड़ा, ये थोड़ा इसका ग्लास स्लैब का मीडियम ये क्या हुआ, चेंज हुआ। चेंज होने की वजह से लाइट थोड़ा सा बेंड हो गया, बेंड हुआ, उसके बाद ग्लास से एयर में जाने पर फिर से मीडियम चेंज हो रहा है, तो फिर से यहाँ पर लाइट का बेंडिंग आ गया। और ये जो बेंडिंग होगा, इमर्जेंस रे का जो बेंडिंग होगा वो इंसिडेंस रे के बेंडिंग के, ये इंसिडेंस रे के एंगल ऑफ इमर्जेंस एंगल ऑफ इंसिडेंस के बराबर होगा, ठीक है। समझ में आ गया, तो इसको नोट कर लो। चलो हो गया। अब देखो, अब बेंडिंग कैसे होता है, तो इस चीज को जानेंगे। तो कैसे होता, देखो जब लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगा, लाइट रेयर से डेंसर में जाएगा, मतलब मान लो ये रेयर मीडियम है, ये डेंसर मीडियम है, ठीक है। लाइट रेयर से डेंसर में जाएगा तो क्या होगा, लाइट आया ऑब्लिकली, ये इसका नॉर्मल, तो लाइट रेयर से डेंसर में जाने पर ये नॉर्मल की तरफ बेंड होगा। जब लाइट रेयर से डेंसर में जाएगा, देखो यहां पर रेयर मीडियम में स्पीड लाइट का ज्यादा था, डेंसर मीडियम में लाइट का स्पीड कम हो जाएगा। लाइट का स्पीड कम होने से ये नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगा। क्या होगा, ये नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगा, मतलब इसको जाना तो था इधर, लेकिन ये जाएगा ऐसे, थोड़ा बेंड हो जाएगा, ठीक है। तो लाइट रेयर से डेंसर पर जाने पर नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाता है, ठीक है। मतलब यहां पर एंगल ऑफ इंसिडेंस बड़ा होगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से, एंगल ऑफ इंसिडेंस बड़ा होगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से। रेयर से डेंसर में जाता है तब ऐसा होता है, ठीक है। ये तो रेयर से डेंसर में हुआ। अब लाइट डेंसर से रेयर में जाएगा तो क्या होगा, अब लाइट अगर डेंसर से रेयर में जाती है तो क्या होता है, इधर है डेंसर, इधर है रेयर मीडियम, लाइट आया, ये इसका नॉर्मल, लाइट आया, लाइट जो है, अब देखो जब डेंसर से रेयर में गया तो डेंसर में लाइट का स्पीड कम था, रेयर में जाने पर लाइट का स्पीड बढ़ जाएगा, तो बढ़ जाने से वो नॉर्मल से दूर हो जाएगा, मतलब वो जाना तो ऐसे था
लेकिन चला ऐसे जाएगा, नॉर्मल से दूर। ठीक है, तो लाइट रेयर से डेंसर से रेयर में जाता है तो नॉर्मल से दूर चला जाता है। ठीक है, ये हुआ एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो यहाँ पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस से बड़ा होगा, मीन्स एंगल ऑफ इंसिडेंस छोटा होगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के। आगे समझ में, नोट कर लो इसको। हो गया। अब देखते हैं लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होता है तो वो देखते हैं। लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होगा? फर्स्ट, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल एक ही प्लेन पर होगा। इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल एक ही प्लेन पर लाई करेगा। ठीक है, पहला क्या हुआ? इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल lie on same plane। ये फर्स्ट हो गया। ठीक है, क्या हो रहा है? देखो, ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्रैक्टेड रे है और ये नॉर्मल, सब क्या है? एक ही प्लेन पर लाई कर रहा है। ठीक है, ये हो गया पहला लॉ। दूसरा लॉ क्या होगा? हाँ, तो सेकेंड लॉ देखते हैं। सेकेंड लॉ को स्नेल्स लॉ भी कहते हैं, जो कि क्या होता है? द रेशियो ऑफ साइन ऑफ angle of incidence to the sine of angle of sine of angle of refraction sine of angle of refraction is constant। क्या होता है? the ratio of sine of angle of incidence to the sine of angle of refraction is constant, means sine of angle of incidence, sine of angle of incidence क्या होगा? angle of incidence I, तो इसका sin I to the sine of angle of रिफ्रैक्शन एक कांस्टेंट इज कांस्टेंट, यानी कि साइन आई बटा साइन आर इक्वल टू कांस्टेंट। क्या हो गया? साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू कांस्टेंट। और ये जो कांस्टेंट होता है इसको बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। क्या हो गया? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। आ गया समझ में? तो लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है? फर्स्ट क्या है? इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल तीनों जो है वो सेम प्लेन पर लाई करेगा। सेकेंड लॉ क्या है? द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट। मतलब साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू कांस्टेंट। साइन आई और साइन आर का रेशियो जो होगा वो कांस्टेंट होगा, और ये जो कांस्टेंट होगा उसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? सेकेंड मीडियम का। किसके रिस्पेक्ट में? फर्स्ट मीडियम के रिस्पेक्ट में, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा तुलनात्मक कंपैरेटिव वैल्यू होता है। ठीक है, तो बोलेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। ये कांस्टेंट वाला जो टर्म है वो होता है। ठीक, तो इसको नोट कर लो। अब देखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है उसको डिनोट करते हैं एन से। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? यहाँ पे देखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, या फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू
फर्स्ट मीडियम इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम with speed of light in first medium upon speed of light in second medium. मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रेशियो, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम एंड स्पीड ऑफ लाइट इन सेकेंड मीडियम. मतलब n21 इक्वल टू v1 बटा v2. इसको बोल सकते हैं n2 बटा n1 इक्वल टू v1 बटा v2. ये है हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का. n2 बटा n1 को हम n21 भी, यानी कि n सेकेंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम. ऊपर में फर्स्ट मीडियम का में लाइट का स्पीड बटा सेकेंड मीडियम में लाइट का स्पीड. ठीक है, इसके बराबर होगा. लिख लो इसको. ये हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. ठीक है, अब एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी, ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी दो तरह का होता है. एक हो गया एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और दूसरा है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. तो एब्सोल्यूट जो ये जो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो क्या होता है? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? सेकेंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर हम फर्स्ट मीडियम यानी कि वैक्यूम से कंपेयर करते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू वैक्यूम और एयर, तो उसको बोलते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. मतलब यहाँ पर जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा सेकेंड मीडियम का कंपैरिजन हम जो फर्स्ट मीडियम होगा वो एयर होना चाहिए या वैक्यूम होना चाहिए, क्योंकि वैक्यूम और एयर में स्पीड लाइट का स्पीड जो होता है वो लगभग बराबर होता है. ठीक है, तो सेकेंड मीडियम का जब हम किसी भी मीडियम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर हम वैक्यूम या एयर से के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से कंपैरिजन करते हैं तो उसको बोलते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. और दूसरा है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. तो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? देखो, ये फर्स्ट था एब्सोल्यूट, दूसरा रिलेटिव. तो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? जब हम वैक्यूम या एयर के अलावा किसी और मीडियम से कंपेयर करते हैं. ठीक है, वैक्यूम या एयर के अलावा हम किसी और मीडियम से कंपेयर करते हैं तो वो होता है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. मान लो हम वाटर और ग्लास में कंपैरिजन कर रहे हैं, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, तो ये क्या होगा? रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. यानी कि एयर और वैक्यूम के अलावा हम किसी और मीडियम से अगर कंपैरिजन कर रहे हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का तो उसको बोलेंगे रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. ठीक है, तो लिख लो इसको. एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का हम फॉर्मूला लिख सकते हैं क्या? इंडेक्स इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम. ठीक है, हो गया. देखो,
एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम लिख सकते हैं स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। ठीक है, रिलेटिव को क्या लिखेंगे? स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन सेकेंड मीडियम। ठीक है, हो गया? आया समझ में? तो इसको नोट कर लो। तो वो स्नेल्स लॉ क्या था? साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। इसको और क्या लिख सकते हैं? स्पीड ऑफ फर्स्ट मीडियम अपॉन स्पीड ऑफ सेकेंड मीडियम। तो ये भी लिख सकते हैं। ये फॉर्मूला जो है अच्छे से याद रखना है, तो इसको तुम नोट कर लो। ठीक, अब हम देखते हैं रिफ्रैक्शन बाय स्फेरिकल लेंसेज। ठीक है, तो रिफ्रैक्शन में मेनली लेंसेज के बारे में पढ़ना है। तो देखते हैं कि लेंसेज से रिफ्रैक्शन, लेंसेज के द्वारा रिफ्रैक्शन कैसे होता है। ठीक, तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि लेंस क्या होता है। तो लेंस क्या होता है? तो लेंस जो है वो एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल होता है जो कि दो सरफेस से घिरा होता है। लेंस क्या होता है? एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल होता है जो कि दो सरफेस से घिरा होता है, जिसमें दोनों या फिर एक सरफेस स्फेरिकल होना चाहिए, तब वो लेंस बनता है। ठीक है, मतलब हम बोल सकते हैं अ ट्रांसपेरेंट मटेरियल बाउंडेड बाय टू सरफेसेस ऑफ विच वन और बोथ सरफेसेस आर स्फेरिकल फॉर्म्स अ लेंस। ठीक है, मतलब एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल है जिसमें दो सरफेस होगा, दोनों सरफेस या तो स्फेरिकल होगा या फिर उसमें से कोई एक सरफेस स्फेरिकल है, एक स्ट्रेट भी हो सकता है। ठीक है, इस तरह का, इस तरीके से। तो ये जो सब है, ये सब लेंस होते हैं जिसमें या तो दोनों सरफेस स्फेरिकल होगा या तो उसका एक सरफेस स्फेरिकल होगा, एक स्ट्रेट होगा, तो कुछ भी हो सकता है। तो ये सब लेंस है। और मेनली आपको जो है इस चैप्टर में ये लेंस के बारे में पढ़ना है, ये दोनों लेंस के बारे में, जिसके दोनों सरफेस जो है वो स्फेरिकल होंगे। ठीक है, अब है क्या, लेंस जो होता है, जो आपको पढ़ना है उसमें दो टाइप के लेंस पढ़ना है, कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस, या फिर बोल सकते हो आपको जो पढ़ना है उसमें बाई कॉनकेव और बाई कॉन्वेक्स लेंस पढ़ना है। ठीक है, तो कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है? जिसमें दोनों सरफेस स्फेरिकल है, जिसके दोनों सरफेस स्फेरिकल है और बल्जिंग आउटवर्ड्स है। इसके दोनों सरफेस स्फेरिकल है और बल्जिंग आउटवर्ड, मतलब ये वाला जो लेंस हुआ, देखो ये वाला जो लेंस हुआ जिसमें दोनों सरफेस स्फेरिकल एंड बल्जिंग आउटवर्ड, बाहर की ओर उठा हुआ, इस तरीके का है। तो ये है कॉन्वेक्स लेंस, जिसका मिडिल पोर्शन एजेस वाले पोर्शन से थिक है। मिडिल पोर्शन एजेस वाले पोर्शन से थिक है। ठीक है, इसका मिडिल पोर्शन क्या होता है? मिडिल पोर्शन थिक और एज थिन होता है। ठीक, तो ये हो गया कॉन्वेक्स लेंस। अब दूसरा है कॉनकेव लेंस। ये तो पहला हो गया कॉन्वेक्स लेंस, दूसरा होता है कॉनकेव लेंस। तो कॉनकेव लेंस क्या होता है? कॉनकेव बोलो या बाई कॉनकेव बोलो, दोनों एक ही बात हुआ। तो दूसरा हो गया कॉनकेव लेंस। जिसका दोनों सरफेस क्या होगा?
स्फेरिकल होगा और दोनों सरफेस जो है वो स्फेरिकल होगा और कर्व्ड इनवर्ड्स होगा, मतलब अंदर की ओर धंसा हुआ। इसका दोनों सरफेस क्या है? धंसा हुआ है, इनवर्ड्स, कर्व्ड इनवर्ड्स, अंदर की ओर धंसा हुआ है। तो ये हो गया बाई कॉन्केव लेंस, ठीक है, जिसका मिडिल पोर्शन, ये जो मिडिल पोर्शन है वो एजेस वाले पोर्शन से थिन है, मतलब एजेस वाले पोर्शन थिक होगा, इसका एजेस जो है वो थिक होगा और मिडिल थिन होगा, ठीक है। तो ये हो गया कॉन्केव लेंस या बाई कॉन्केव लेंस हो गया। अब देखो कॉन्वेक्स लेंस जो होता है, कॉन्वेक्स लेंस जो होता है उसको हम कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं। ये जो है इसको कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं कन्वर्जिंग लेंस? क्योंकि जब इस पर लाइट पड़ता है तो ये क्या करता है, किसी एक पॉइंट पर लाइट को कन्वर्ज कर देता है। जब कॉन्वेक्स लेंस पर लाइट पड़ता है तो वो लाइट को एक पॉइंट पर कन्वर्ज कर देता है, ठीक है, इसीलिए इसको कन्वर्जिंग लेंस कहा जाता है। और इसको डाइवर्जिंग लेंस बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि जब इस पर लाइट पड़ता है तो ये क्या करता है, ये लाइट को डाइवर्ज कर देता है। जब इस पर लाइट पड़ता तो ये लाइट को डाइवर्ज कर देता है, ठीक है, इसलिए इसको डाइवर्जिंग लेंस कहा जाता है। हो गया, नोट कर लो इसको। अब देखो, अब इसमें हम कुछ जो पॉइंट, मेन पॉइंट जो इसका है लेंस का, किसको क्या बोलते हैं वो देखेंगे। तो सबसे पहले है सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। सेंटर ऑफ कर्वेचर किसको बोलते हैं? तो जो लेंस जो है जिस स्फेयर का बना है, ठीक है, लेंस जिस स्फेयर का बना है उस स्फेयर के सेंटर को सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, ठीक, और उसको सी से डिनोट करते हैं। तो देखो जैसे ये वाला लेंस है, तो ये वाला लेंस जिस स्फेयर से बना हुआ, ये इस साइड वाला के लिए ये हो गया, इस साइड वाले के लिए ये स्फेयर हो गया। तो इस स्फेयर का ये पॉइंट, इस स्फेयर का ये सेंटर क्या हो गया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हुआ, जिसको सी से डिनोट करते हैं। अब लेंस ये दोनों साइड स्फेरिकल है, मतलब इसमें दोनों स्फेयर होगा, दो स्फेयर का बना होगा, तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर भी दो होगा। तो एक को हम C1 बोलेंगे, एक को C2 बोलेंगे, ठीक है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर जिस स्फेयर का, ये जो लेंस जिस स्फेयर का बना हुआ है उस स्फेयर के सेंटर को सेंटर ऑफ कर्वेचर कहा जाता है। आगे समझ में? ठीक है। अब दूसरा हम देखते हैं, दूसरा पॉइंट है, दूसरा पॉइंट है प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है? तो देखो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर एक ये हो गया C1 C2। तो C1 और C2 को, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर को मिलाने वाली इमेजिनरी लाइन को प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस कहेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस कहेंगे, ठीक है। सेंटर ऑफ कर्वेचर को मिलाने वाला जो ये इमेजिनरी लाइन है इसी को बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। हो गया, इसी को बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। अब होगा ऑप्टिकल सेंटर, किसको बोलते हैं? थर्ड नंबर पर है ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर किसको बोलते हैं? तो लेंस का जो सेंटर पार्ट होता है, लेंस का जो सेंटर होता है इसको बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर और इसको डिनोट करते हैं O से, ठीक। लेंस का जो सेंटर हुआ इसी को बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर। हो गया। अब प्रिंसिपल फोकस क्या होगा? तो देखो प्रिंसिपल फोकस जो है वो कॉन्वेक्स लेंस के लिए अलग, कॉन्केव लेंस के लिए अलग, दोनों के लिए अलग से डिफाइन कर सकते हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं कॉन्वेक्स लेंस का, कॉन्वेक्स लेंस का, ठीक है, प्रिंसिपल फोकस के बारे में बोल रहे हैं। अगर हम बात करते हैं कॉन्वेक्स लेंस का तो ये क्या करता है? ये प्रिंसिपल एक्सिस हुआ, ऑप्टिकल सेंटर, प्रिंसिपल एक्सिस।
प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल एक लाइन जाएगा और वो जिस पॉइंट पर कन्वर्ज होगा, जिस पॉइंट पर आकर मिलेगा, इस पॉइंट को प्रिंसिपल फोकस बोलेंगे। ठीक है, इस पॉइंट को प्रिंसिपल फोकस बोलेंगे। मतलब ये कॉन्वेक्स लेंस में प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली लाइट, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली लाइट जहां आकर लेंस से टकराकर जिस पॉइंट से गुजरता है, उस पॉइंट को हम प्रिंसिपल फोकस बोलेंगे। जबकि कॉनकेव लेंस में क्या होगा, जब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट जाएगा तो लाइट तो डाइवर्ज हो जाएगा, तो ये डाइवर्जिंग लाइट जिस पॉइंट से डाइवर्ज होते, जिस पॉइंट से आते हुए प्रतीत होता है, जिस पॉइंट से आते हुए प्रतीत होता है, इसको बोलेंगे प्रिंसिपल फोकस। मीन्स ये जो कॉन्वेक्स लेंस हुआ, इसका फोकस राइट साइड में और कॉनकेव लेंस का फोकस लेफ्ट साइड में। प्रिंसिपल फोकस के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, तो उसका राइट में और इसका लेफ्ट साइड में होगा। आगे समझ में? चलो नोट कर लो इसको। अब देखो दो इसमें है, तो इसमें दो फोकस होगा, तो एक को हम F1 और एक को F2 बोल सकते हैं। इधर से आया लाइट तो इधर से पास करेगा, तो एक को F1 एक को F2। उसी तरह से इसमें भी हो गया, एक को F1 और एक को F2 बोलेंगे। फोकल लेंथ क्या होता है, तो फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस है, इसको बोलते हैं फोकल लेंथ। फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच के डिस्टेंस को फोकल लेंथ कहते हैं। ठीक है, चलो ये खत्म हो गए, जो इसमें जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो बता दिया। अब देखते हैं इमेज कैसे बनता है। तो सबसे पहले रूल्स जानेंगे, रूल्स, इमेज कैसे बनेगा। तो सबसे पहले हम कॉन्वेक्स लेंस में देखते हैं, कॉन्वेक्स लेंस में देखते हैं। तो इसके 3 रूल होते हैं इमेज बनने के। ठीक है, ये हुआ हमारा कॉन्वेक्स लेंस, इसका ये हुआ प्रिंसिपल एक्सिस, ये इसका ऑप्टिकल सेंटर। प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल जब लाइट प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल लाइट जाएगा, ठीक है, तो लेंस उसको फोकस से लेकर जाएगा, लेंस उसको फोकस पर लेकर जाएगा, मतलब इस फोकस पर आकर मिलेगा। ठीक है, ये पहला रूल हो गया। दूसरा क्या है, फर्स्ट रूल क्या हुआ, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हम लाइट लेकर गए, वो फोकस से मिलेगा। ठीक है, ये फर्स्ट रूल। सेकेंड रूल क्या होगा, सेकेंड रूल क्या होगा, देखो ये हुआ ऑप्टिकल सेंटर। जब लाइट ऑप्टिकल सेंटर से होकर जाएगा तो वो डायरेक्ट सीधे ऑप्टिकल सेंटर से ही गुजर जाएगा, मतलब ये कहीं नहीं, ऑप्टिकल सेंटर से होकर गया, ऑप्टिकल सेंटर से ही ये गुजर जाएगा, सीधे स्ट्रेट लाइन में पास करेगा। ठीक है, सेकेंड। थर्ड पॉइंट क्या है, जब लाइट, ये हुआ इसको ऑप्टिकल सेंटर, तो देखो इधर F1 इधर F2, तो जब लाइट फोकस से क्रॉस करेगा, जब लाइट फोकस से जाएगा, देखो इधर क्या हो रहा है, जब लाइट फोकस से होकर जाएगा तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चला जाएगा। जब लाइट फोकस से होकर जाएगा तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चला जाएगा। ठीक, तो ये 3 रूल है, इसी 3 रूल पर हम टोटल इमेज बनाएंगे। कौन कौन सा इमेज बनेगा, कौन कौन सा नहीं बनेगा, टोटल इमेज बनाएंगे सबसे। ठीक है, ये समझ में आ गया, तो ये नोट कर लो। चलो अब देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ इमेज, कैसे कैसे इमेज बनेगा। इमेजेस इन कॉन्वेक्स लेंस में पहले देखते हैं। ठीक है, कैसे बनेगा, तो इमेज कहाँ कहाँ हो सकता है। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं इमेज जो है वो ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में है। ऑप्टिकल सेंटर और
फोकस के बीच में है। तो जब ऑब्जेक्ट ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में रहेगा, ये हो गया हमारा ऑप्टिकल सेंटर, ये है फोकस। ऑब्जेक्ट कहाँ है? ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में। तो कैसे जाएगा? ये गया, ये गया स्ट्रेट लाइन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गया, तो फोकस से होकर जाएगा। इसको ठीक है। दूसरा क्या होगा? ये डायरेक्ट ऑप्टिकल सेंटर से जाएगा, ऑप्टिकल सेंटर से जाएगा तो ऐसा, इस तरह से होगा। तो क्या हो रहा है? जब लाइट ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में होगा तो एक तो गया तुम्हारा ये फोकस होकर चला गया, दूसरा हम ऑप्टिकल सेंटर से जाएंगे स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर जाएगा। तो क्या लग रहा है? जब हम इसको आगे बढ़ाते हैं, इस लाइन को और इस लाइन को, दोनों लाइन को आगे बढ़ाते हैं, तो हमको क्या लग रहा है कि यहाँ पर आकर के पॉइंट मिलता हुआ प्रतीत हो रहा है। तो इसमें इमेज कैसा बना? फर्स्ट बताओ कैसा बना, पोजीशन और ये बताओ। तो पहले इमेज बन कहाँ रहा है? इमेज बन रहा है फोकस के बियॉन्ड। इमेज कहाँ बन रहा? फोकस के बियॉन्ड या फोकस के पीछे या ऑब्जेक्ट के पीछे, जो भी बोलो, ऑब्जेक्ट के पीछे, बिहाइंड ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के पीछे बन रहा है। और या भी बोल सकते हैं कि वो जिस साइड में ऑब्जेक्ट है उसी साइड में फोकस बन रहा है, मतलब इमेज बन रहा है। ठीक है। इमेज है कैसा? रियल या वर्चुअल? ऑब्वियस सी बात है, मिल तो नहीं रहा है, मिलता हुआ दिख रहा है, प्रतीत हो रहा है, मतलब हम लोग जबरदस्ती इसको मिला रहे हैं। तो इमेज कैसा हो गया? वर्चुअल। वर्चुअल होगा तो इमेज इरेक्ट होगा। वर्चुअल और इरेक्ट हमेशा साथ में चलता है, तो ये चीज़ हमेशा याद रखना। इमेज वर्चुअल है तो इरेक्ट भी होगा। ठीक। थर्ड पॉइंट, बड़ा या छोटा? ऑब्वियस सी बात है, देखो यहाँ ऑब्जेक्ट इतना था और इमेज इतना हो गया, तो मैग्नीफाइड है, मैग्नीफाइड। नोट कर लो इसको। चलो अब दूसरा देखते हैं। दूसरा देखते हैं कि इमेज जो है वो फोकस पर है। तो जब इमेज फोकस पर होगा तो कैसे बनेगा? देखो, ऑप्टिकल सेंटर F1 F2, फोकस पर है इमेज, ऑब्जेक्ट सॉरी ऑब्जेक्ट फोकस पर है, तो कैसे बनेगा इसका इमेज? एक तो ये हो गया, ठीक है, पैरेलल लेकर गया, फोकस होकर गया। दूसरा ऑप्टिकल सेंटर से लेकर गया, तो ये दो ऑप्टिकल सेंटर से होकर गया तो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर गया। ठीक है। अब बताओ इमेज कहाँ बन रहा है? ये स्ट्रेट, ये दोनों पैरेलल हो गया। जब पैरेलल हो जाएगा तो हम इधर भी मिलाएंगे तो नहीं मिलेगा, इधर भी पैरेलल रहेगा। तो इमेज कहाँ बन रहा है? बोल सकते कि इमेज कहाँ बन रहा है? ये मान लो कहीं जाते जाते किसी इन्फिनिटी पर ये जाकर के मिलेगा। ठीक। तो इमेज कहाँ बना? एट इनफिनिटी, इन्फिनिटी पे बना। दूसरा कैसा बन रहा है? रियल या वर्चुअल? कहीं ना कहीं जाकर तो मिलेगा। ठीक है। तो रियल बनेगा। रियल बनेगा तो इरेक्ट या इन्वर्टेड? क्या होगा? रियल रहेगा तो हमेशा इन्वर्टेड होगा। ये तो पिछले वाले लेक्चर में ही बताए थे। ठीक। थर्ड, अब क्या है? बड़ा है या छोटा? इन्फिनाइट पे बन रहा है, ऑब्वियस सी बात है कि बहुत बड़ा होगा, हाईली मैग्नीफाइड होगा। ये हाईली मैग्नीफाइड हो गया, खत्म, आसान है। चलो नोट कर लो।
अब देखो, अब हम थर्ड देखते हैं। ये हो गया। अब देखते हैं कि ऑब्जेक्ट जो है वो F1 और 2F1 के बीच में है। 2F1 मतलब F1 का डबल। ये ऑप्टिकल सेंटर, ये F1 का डबल, ये हो गया 2F1, यहाँ होगा F2, यहाँ होगा 2F2। तो कहाँ पर रहेगा? अब है ऑब्जेक्ट F1 और 2F1 के बीच में है। इमेज कैसा बना? यहाँ से गया, F2 से गुजरा, दूसरा ऑप्टिकल सेंटर से लेकर जाओ, देखो तो कहाँ पर दिख रहा है? यहाँ ऐसा बन रहा है, A डैश B डैश। तो इमेज कहाँ बना? 2F1 के उधर बियॉन्ड। लिख सकते हैं इमेज कहाँ पर बन रहा है, पोजीशन क्या है? बियॉन्ड 2F2, 2F2 के बियॉन्ड। कैसा बन रहा? रियल या वर्चुअल? रियल इमेज है, मिलता हुआ दिख रहा है, सच में मिल रहा है तो रियल इमेज हुआ। रियल रहेगा तो इन्वर्टेड भी होगा। थर्ड क्या है? मैग्नीफाइड है या फिर डिमिनिश्ड? देखो बड़ा है, मैग्नीफाइड हो गया। थर्ड वाला नोट कर लो इसको। चलो हो गया। अब देखते हैं, अब जो ऑब्जेक्ट है वो 2F1 पर रहेगा। अब हमारा ऑब्जेक्ट 2F1 पर है। चलो 2F1 पर है, बनाओ इसको। यहाँ F1, यहाँ 2F1, यहाँ F2, 2F2। ऑब्जेक्ट 2F1 पर कैसे जाएगा? पैरेलल गया, F2 से गुजरा, ठीक है। दूसरा ऑप्टिकल सेंटर से लेकर जाओ इसको। हाँ, इमेज कहाँ बना? देखो यहाँ बन रहा है, मिला दो इसको, A डैश B डैश। कहाँ बना? F2 और 2F2 के बीच में। इमेज कहाँ बना? बिटवीन F2 एंड 2F2। कैसा बना? रियल। रियल होगा तो इन्वर्टेड भी होगा। गुड। साइज सेम साइज का है, सेम। खत्म, नोट कर लो इसको। अब देखते हैं इमेज जो है वो 2F1 के बियॉन्ड होगा तो कैसे बनेगा। बियॉन्ड 2F1, ये है लेंस, प्रिंसिपल एक्सिस, ऑप्टिकल सेंटर, F1 F2, 2F1, ये हो गया F2, ये हो गया 2F2। तो ऑब्जेक्ट कहाँ पर है? 2F1 के बियॉन्ड। इमेज बनाओ इसका। एक तो पैरेलल गया, F2 से गुजरा, दूसरा ऑप्टिकल सेंटर से जाएगा, कहाँ पे बना इमेज? F2 और 2F2 के बीच में। कहाँ पे बन रहा है? F2 और 2F2 के बीच में। कैसा बन रहा है?
छोटा, पहले रियल या इन्वर्टेड, सॉरी रियल या वर्चुअल, रियल होगा तो इन्वर्टेड होगा, ठीक है, और डिमिनिस्ड। चलो नोट कर लो इसको। अब देखो, अब इमेज इन्फिनाइट पर है, ऑप्टिकल सेंटर F1 टू F1, F2 टू F2, इमेज कहाँ है, इन्फिनाइट, इन्फिनाइट से आएगा, फोकस होकर गुजरेगा। इमेज कहाँ बना, F2 पर, एट F2, सेकेंड कैसा बन रहा है, रियल बन रहा, रियल होगा तो इन्वर्टेड भी होगा। थर्ड पॉइंट साइज हाईली डिमिनिस्ड, या पॉइंट साइज, नोट कर लो इसको। चलो हो गया, ये तो हो गया कॉन्वेक्स लेंस से कैसे कैसे बनता है इमेज, कहाँ कहाँ बनता है, कैसा बनता है इमेज, ये सब कुछ हो गया। अब देखते हैं कॉनकेव लेंस से। कॉनकेव लेंस से देखते हैं, तो कॉनकेव लेंस में पहले रूल्स देखते हैं। फर्स्ट, जैसा जैसा उसमें था कॉन्वेक्स वाले में वैसा वैसा इसमें भी रहेगा। प्रिंसिपल एक्सिस, ऑप्टिकल सेंटर F1 F2 टू F1 टू F2, पैरेलल आया, डाइवर्ज हो गया और F1 से मिल रहा है, ठीक है, पैरेलल आया, डाइवर्ज हुआ, F1 से दिख रहा है कि वो F1 से आता हुआ दिख रहा है, ठीक है, पहला रूल। दूसरा देखो, जैसे जैसे कॉन्वेक्स वाला में था वैसे वैसे ही कॉनकेव वाला में, ये सब बहुत आसान है। देखो दूसरा में क्या हुआ, प्रिंसिपल एक्सिस, ऑप्टिकल सेंटर, अब क्या होगा, ऑप्टिकल सेंटर से जाएगा, स्ट्रेट लाइन में पास कर जाएगा, ठीक, खत्म दूसरा रूल। तीसरा रूल क्या है, उसमें भी फोकस से लेकर गया था, इसमें भी फोकस से लेकर जाएंगे। देखो ऑप्टिकल सेंटर। चलो अब हम लेकर जाते हैं इसको फोकस से, क्या होगा, स्ट्रेट लाइन में पास करेगा, लग रहा है ना, फोकस से होकर, इसको लग रहा है क्या, ये फोकस होकर जा रहा, तो फोकस होकर जा रहा मीन्स स्ट्रेट लाइन में पास कर जाएगा, ठीक है। जब हम इसको फोकस से लेकर जाएंगे तो वो स्ट्रेट लाइन में पास कर जाएगा। आगे समझ में हो गया ये 3 रूल, चलो नोट कर लो इसको। चलो अब देखते हैं इमेज, कैसा कैसा इमेज बनता है कॉनकेव लेंस से। फॉर्मेशन ऑफ इमेज, देखो पहला एट इन्फिनिटी, अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है तो क्या होगा, देखो ऑब्जेक्ट कहाँ है, इन्फिनिटी पर,
और ये जो डाइवर्जिंग लाइन है वो आकर के फोकस पर मिलेगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है, ये डाइवर्ज हो जाएगा और ये डाइवर्जिंग लाइन फोकस पर आकर मिलता हुआ दिखेगा। तो कहाँ पर बन रहा है ये? फोकस पर एट ए फोर। कैसा बनेगा? ऑब्वियस सी बात है, वर्चुअल बनेगा। वर्चुअल रहा तो इरेक्ट, छोटा या बड़ा? छोटा। हाईली डिमिनिस्ड, हाईली डिमिनिस्ड या फिर बोलो पॉइंट साइज्ड। हाईली डिमिनिस्ड या पॉइंट साइज्ड। चलो हो गया, नोट कर लो इसको। चलो दूसरा देखते हैं। अब ऑब्जेक्ट जो है वो इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में है। सॉरी, ऑप्टिकल सेंटर के बीच में है। ठीक है, चलो कहीं पर भी है, कैसे बनेगा? पैरेलल गया, ओ सॉरी, पैरेलल गया, वैसे हो क्या मिला? दूसरा ऑप्टिकल सेंटर से लेकर जाओ इसको, ऑप्टिकल सेंटर से होकर जाएगा। कहाँ पे मिल रहा है ये? देखो यहाँ, मतलब ऑप्टिकल सेंटर और F1 के बीच में। कहाँ पे बना? बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड F1। कैसा बना? इरेक्ट बना। सॉरी, पहले बताओ कैसा बना? हाँ, इरेक्ट बना। इरेक्ट बना तो वर्चुअल होगा। ठीक है, दूसरा बोलो, साइज कैसा है इसका? छोटा है, डिमिनिस्ड। खत्म, हो गया। कैसे कैसे इमेज बनता है, सारा इमेज का पता चल गया। इमेज का फॉर्मेशन कैसे कैसे होता है ये सारा इसमें कवर हो गया। इसमें दो ही बनता है, ठीक है, कवर हो गया। इसको चलो नोट कर लो। चलो अब देखो आगे। अब देखो आगे, साइन कन्वेंशन इसमें देखेंगे। साइन कन्वेंशन जैसा उसमें था कॉन्वेक्स वाले में, सॉरी रिफ्लेक्शन वाले में, मिरर वाले में, सेम वैसा ही होगा इसमें भी। ठीक है, जैसा उसमें था सेम वैसा ही इसमें भी। राइट साइड में पॉजिटिव, राइट साइड जाते हुए पॉजिटिव, लेफ्ट साइड जाते हुए नेगेटिव। ठीक है, ऊपर में पॉजिटिव, नीचे में नेगेटिव। जो उसमें था सेम इसमें होगा। हो गया। और यहाँ भी ऑप्टिकल सेंटर से हम सारा डिस्टेंस मापेंगे। ऑब्जेक्ट का, इमेज का जो भी है ऑप्टिकल सेंटर से मापेंगे। तो जो उसमें था मिरर वाले में वो वही इसमें भी साइन कन्वेंशन होगा। ठीक, अब देखो लेंस फॉर्मूला, जैसे उसमें मिरर फॉर्मूला था ना, इसमें लेंस फॉर्मूला होता है। लेंस फॉर्मूला, यहाँ लेंस फॉर्मूला क्या होता है? मिरर फॉर्मूला क्या था? 1/v + 1/u = 1/f। यहाँ पर होगा 1/v - 1/u = 1/f। ये हो गया हमारा लेंस फॉर्मूला। ठीक, मैग्निफिकेशन बताओ। मैग्निफिकेशन मिरर वाले में क्या था? मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट था ना। तो यहाँ होगा, यहाँ भी वही होगा, हाइट ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, और क्या था वहाँ पे? उसको हम अगर
इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस से करते थे तो क्या था, -b/u था ना उसमें, m बराबर -b/u, यहाँ पर हो जाएगा m बराबर b/u। तो ये याद रखना है, ठीक, नोट कर लो इसको। अब देखो, अब इसमें एक एक्स्ट्रा चीज है पावर ऑफ लेंस। तो पावर ऑफ लेंस समझो, चलो ये सब तो बहुत आसान था, खत्म हो गया। अब समझना है पावर ऑफ लेंस। देखो पावर ऑफ लेंस क्या होता है, पावर ऑफ लेंस क्या होता है, देखो क्या होता है, द पावर ऑफ लेंस इज अ measure of the degree of convergence and divergence of the light ray। मतलब कितना डिग्री कन्वर्ज हुआ, डाइवर्ज हुआ, मतलब डाइवर्जेंस और कन्वर्जेंस के जो होता है उसी को पावर ऑफ लेंस कहते हैं। डिग्री ऑफ मेजरमेंट, कितना डाइवर्ज हुआ, कितना कन्वर्ज हुआ होगा, उसी को पावर ऑफ लेंस कहा जाता है, ठीक है। अब हम पावर ऑफ लेंस को डिफाइन कर सकते हैं कि ये जो है वो फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल होता है, रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। द पावर ऑफ लेंस इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। मीन्स अब पावर ऑफ लेंस को हम डिनोट करते हैं डी से, सॉरी पी से, ठीक है। तो P इक्वल टू 1/f, रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ, फोकल लेंथ का उल्टा रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ, ठीक। तो इसको लिख लो। और एक चीज याद रखना, फोकल लेंथ जो होगा वो हमेशा मीटर में होगा, तब हम पावर को निकालेंगे। तो पहले फोकल लेंथ को हम मीटर में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। अगर सेंटीमीटर रहा तो मीटर में उसको कन्वर्ट कर देंगे, तो उसके बाद पावर निकालेंगे, ठीक। हो गया। अब देखो पावर के SI यूनिट क्या होगा, SI यूनिट डायोप्टर, ठीक है। SI यूनिट क्या होगा पावर का, डायोप्टर, जिसको D से डिनोट करते हैं, ठीक। चलो एक चीज याद रखना, कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस में, कॉन्वेक्स लेंस का जो पावर होगा वो हमेशा पॉजिटिव होगा। पावर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस का पावर पॉजिटिव होगा, लेकिन पावर ऑफ कॉनकेव लेंस क्या होगा, निगेटिव होगा। क्यों होता है, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस में फोकस जो होता है, फोकल लेंथ जो होता है वो पॉजिटिव होता है, और कॉनकेव लेंस में फोकल लेंथ निगेटिव होता है, ठीक है। इसलिए इसमें भी पावर भी पॉजिटिव होगा, इसमें निगेटिव होगा, ठीक हो गया। अगर हम बहुत सारा पावर लेते हैं, पावर का कॉम्बिनेशन करते हैं, देखो पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज, तब क्या होगा, बहुत सारा लेंस ले लिए, मान ली ये भी लेंस ले लिए, इसके साथ हम एक ये लगा दिए, 2 लेंस ले लिए, तब पावर क्या होगा, तो पावर अलजेब्रिक सम होता है इसका, ठीक है। हम P बराबर लिखेंगे, इसका पावर सबका पावर जोड़ दिए, आ गया P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस सो ऑन, ये हो गया। तो ये सब याद रखना है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो सब खत्म हो गया। एक बार फॉर्मूला देख ले सारा, क्या क्या था। देखो सारा फॉर्मूला एक बार सबको समराइज कर देते हैं। सारा फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला क्या था, 1/b माइनस 1/u इक्वल टू 1/f, हो गया। दूसरा मैग्निफिकेशन, लेंस फॉर्मूला हो गया, हाँ मैग्निफिकेशन m बराबर S'/h या v/u, हो गया। तीसरा पावर P बराबर 1/f, f किस में, मीटर में, हो गया। अब कॉम्बिनेशन ऑफ पावर लेते हैं तो क्या होता है, P बराबर P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस सो ऑन। चलो ये 4 फॉर्मूला है, इसको अच्छे से एकदम रट लो, इस पर सारे न्यूमेरिकल्स सॉल्व हो जाएंगे, लेंस वाले जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं वो सारे, ठीक है। चलो ठीक है, अच्छे से इसको रिवाइज कर लेना, और इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में हम जितना भी न्यूमेरिकल्स है उसमें
मिरर से लेकर के लेंस में सारा न्यूमेरिकल्स को एक बार अच्छे से सॉल्व करवा देंगे, जितना भी एनसीईआरटी वाले सारे जो होंगे वो सारा सॉल्व करवा देंगे। ठीक है, चलो बाय।